नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि वक्फ का जो संशोधन कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो ये एक बड़ा फैसला है। क्या कुछ इस फैसले की बारीकियां हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद आज की जो खास चर्चा होने वाली है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज की बिहार यात्रा है। विकास की बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या क्या सौगातें बिहार को मिल रही हैं, वो सारी बातें आपको हम बताएंगे। और इससे किस तरह से वहां पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, इस पर भी बात करेंगे। इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि घटी हुई जो जीएसटी लागू होनी है 22 सितंबर से, उसका ये त्योहारी उपहार आम लोगों को दिया गया है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर या तो 0 जीएसटी या फिर सिर्फ 5% जीएसटी। तो आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। त्योहारों के इस मौसम में बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला है। आज खास तौर पर बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें जीएसटी की दर घट के सिर्फ 5% रह गई है। तो इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को दे रहे हैं मखाना बोर्ड का उपहार। पूर्णिया को भी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन। बिहार में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से किया इनकार। 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस करने की अनिवार्यता पर रोक। अदालत ने कहा पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं। तो किरेन रिजिजू ने की फैसले की सराहना। भारत में एआई के इस्तेमाल से जुड़ी नीति आयोग की 2 अहम रिपोर्ट्स जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनोवेशन पर दिया जोर। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा एआई में अग्रणी बनने की तैयारी में भारत। नक्सल मुक्त भारत अभियान में मिली बड़ी सफलता। झारखंड में लाल आतंक पर प्रहार। 3 हार्डकोर इनामी नक्सली ढेर। AK-47 समेत बड़ी संख्या में हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। और नेपाल में नए अंतरिम मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। पीएम सुशीला कार्की ने 3 नेताओं को किया कैबिनेट में शामिल। रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिंग और ओम प्रकाश आर्यल ने ली मंत्री पद की शपथ। तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत बड़ा फैसला आया है वक्फ संशोधन कानून पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट पर अंतरिम फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि संसद के इस कानून पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि कुछ प्रावधानों पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। वक्फ एक्ट के एक प्रावधान में वक्फ करने के लिए किसी भी व्यक्ति का इस्लाम धर्म का अनुयायी होना जरूरी था, लेकिन कोर्ट ने इसका फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है कि व्यक्ति इस्लाम धर्म मानने वाला है अथवा नहीं। वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के सीईओ जहां तक संभव हो मुस्लिम समुदाय से हों, लेकिन ऐसा नहीं होने पर गैर मुस्लिम पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। वक्फ जमीनों को लेकर 2009 के कानून में अगर जो जमीन लंबे समय से वक्फ द्वारा इस्तेमाल की जा रही है तो उसे वक्फ माना जाता था। कागजात नहीं होने पर भी वो वक्फ हो जाता था। लेकिन नए कानून में वक्फ बाय यूजर्स का प्रावधान नहीं है। तो कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया। वक्फ ढांचे को लेकर केवल मुस्लिम ही वक्फ संचालित कर सकते हैं। कोर्ट ने इनके बहुमत सुनिश्चित करने को कहा है और जिला कलेक्टर की भूमिका को नहीं माना है। जांच का अधिकार ट्रिब्यूनल के पास ही रहेगा। अब खास बात यह भी है कि अदालत के इस फैसले पर सभी पक्षों ने खुशी जताई। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि केरल और कर्नाटक के हजारों किसानों के लंबित पड़े मामलों पर इंसाफ कब मिलेगा। इस फैसले से उन्हें कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। तो पिछले 1 वर्ष से वक्फ संशोधन बिल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की थी कि क्या सचमुच हिंदुस्तान के लोगों ने 9.5 लाख
संपत्तियों को दान कर दिया है। सवाल था, क्या मुनाम्बम के किसानों ने अपनी संपत्ति वक्फ की थी? सवाल था कि क्या तमिलनाडु के 1500 साल पुराने चंद्रशेखर स्वामी मंदिर को वक्फ कर दिया गया था? फिर तमिलनाडु के कट्टुकोली गांव के 150 परिवार सड़क पर क्यों थे? इस गांव के सैकड़ों लोगों ने वक्फ के नोटिस को लेकर जिला मजिस्ट्रेट से अविलंब सुनवाई की मांग की थी। दुर्भाग्य है कि वक्फ बिल को जाने बगैर कई राज्य सरकारों ने अपनी विधानसभाओं में इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर दिया था। वोट बैंक की सियासत में आम आदमी और किसानों की कब्जाई जमीन पर अधिकार कौन दिलवाएगा? इसकी चिंता सिर्फ वक्फ संशोधन कानून में ही किया गया था, जो अब फिर से ट्रिब्यूनल के भरोसे छोड़ दिया गया है। तो ये जो फैसला फिलहाल अंतरिम फैसला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण सिन्हा का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। The Honorable Supreme Court has made very categorical interim order today. Number one, there is no stay on the amendments brought in by the central government headed by Maniya Narendra Modi ji. So there is no stay on the amendments. Only there is a interim order in favor of the petitioners regarding that they cannot be deprived of the work property without following the procedure laid down in the law, including the amended law. Third, that if any work has to be taken by the government or the possession has to be taken back, that the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf, that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगें नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी, लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक में प्रावधान संपूर्ण रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही फायदा पहुंचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज़ होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज़ कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फ़ायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। और वहीं भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इस फैसले को लेकर कोई भी सांप्रदायिक प्रहार नहीं होना चाहिए। सेकुलर कंट्री में कम्युनल नो एंट्री का जो है वो फार्मूला नहीं चल सकता। दूसरी चीज़ ये कि मैं मानता हूँ कि जो लोग इस पूरे के पूरे वक्फ के सुधार पर हाहाकार और हंगामा और हुड़दंग कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से ऐसी लूट की लंपट लाबी है जो लूट के लीगल लाइसेंस की छूट चाहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसलिए जो है वो जो भी कोर्ट ने इस पे फैसला किया है सरकार ज़रूर उसको देखेगी, लेकिन मेरा मानना है कि इस सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक प्रहार जो है वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना रशीद फिरंगी महली ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में जो फैसला आया है ये एक इंटरिम फैसला है। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफ़िल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं।
और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब इंशाल्लाह फाइनल फैसला आएगा तो उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगी। तो तमाम पक्षों की बातें आपने सुनी, ये जो फैसला आया है, लेकिन इस फैसले में क्या क्या चीज़ें हैं और इसका क्या अब असर होना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कड़ी नज़र रखते हैं, बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। पहले विकास के पास चलता हूँ। विकास, सबसे पहले आपसे तो ये कि जरा फैसले की कुछ हाईलाइट हमें फिर से जरा दोहरा के बताइए। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये भी जोड़ दीजिएगा कि अगर ये अंतरिम फैसला है तो क्या आगे चल करके कोई और अंतिम फैसला भी आना है क्या? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आज के फैसले में, वो सबसे पहले है वक्फ बाय यूजर जो था एक प्रावधान, उसको लेकर थी। क्योंकि जो नया वक्फ एक्ट आया उसमें वक्फ बाय यूजर प्रावधान को फ्यूचर जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है उसमें तो खत्म ही कर दिया गया। यानी आने वाले दिनों में वक्फ बाय यूजर की जो परिपाटी थी वो तो चलेगी नहीं। उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसमें बिल्कुल केंद्र से सहमत है कि अगर बड़े पैमाने पर वक्फ बाय यूजर क्लॉज के मिसयूज सामने आए हैं तो ऐसे में केंद्र सरकार और संसद ये कानून बना सकती है ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। तो यहाँ पर सरकार के पक्ष में कोर्ट का फैसला जाता है। दूसरी बात, जो एक शर्त थी कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, उसको लेकर के कोर्ट ने यहाँ पर अपने कुछ रिजर्वेशन रखे हैं, क्योंकि तय कैसे किया जाए इसको लेकर के कुछ नियम होने चाहिए। यही वजह है कोर्ट ने कहा है कि जब तक सरकार ऐसे नियम नहीं बना देती तब तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा, क्योंकि आप साबित कैसे करेंगे कि 5 साल से आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, इसीलिए आप वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी बात, जो विवाद था कि अगर सरकारी जमीन और वक्फ बोर्ड के बीच में कोई विवाद होता है तो क्या होगा। नया कानून ये कहता था कि ऐसे मामले में कलेक्टर जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन जैसे ही विवाद रिपोर्ट होता है कलेक्टर के पास, उसी दिन से ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी रेवेन्यू पर्पस से नहीं है। टाइटल कौन डिसाइड करेगा? टाइटल कोर्ट डिसाइड करते हैं कि मालिक कौन है कौन नहीं है। लेकिन अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है तो जो राजस्व आ रहा है ऐसी विवादित भूमि से, ऐसी विवादित संपत्ति से, वो वक्फ को नहीं जाएगा। ये स्पष्ट था नए कानून में। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है कि जो परिपाटी पहले थी वो ही सही थी, वही ज्यादा तर्कसंगत थी कि कलेक्टर जांच करें, लेकिन इस बीच में राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो यहाँ पर कुछ राहत मिली है वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल को। ठीक है। उसके बाद मसला आता है जो और इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, जैसे कि क्या ट्राइबल लैंड को वक्फ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट सहमत है सरकार के साथ कि ऐसी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं किया जाना चाहिए। जो ट्राइबल लैंड है वहां पर भी सरकार के पक्ष में फैसला है। जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं ASI से, वो वक्फ नहीं हो सकते। इस पर भी कोर्ट सहमत है सरकार से कि ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो वक्फ नहीं हो सकते। अब सबसे अंतिम बात जो है वो ये कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स वक्फ में, वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में हो सकते हैं या नहीं, इसमें भी सरकार से सहमत है कोर्ट की नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। संख्या सीमित होनी चाहिए, ये स्पष्ट कोर्ट ने कर दिया है। यानी वक्फ काउंसिल में आप 3 से ज्यादा और स्टेट वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स मत रखिए, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। ठीक है, मैं लौटता हूँ, बाकी बारीकियों पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन जरा विनोद जी, एक तो जिस समय ये वक्फ संशोधन आया उसी समय ये बात कही जा रही थी कि जो जिस तरह की मनमानी चल रही है अभी तक भी या उससे पहले तक भी, उस पर रोक लगाने के लिए जो कानून लाया गया वो काफ़ी लिबरल कानून लाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद आज के अंतरिम फैसले में विनोद जी, सरकार की कुछ बातों को रखा गया है, कुछ चीज़ों को उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि इस अंतरिम फैसले को फिलहाल हम लेकर चलते हैं कि अगर ये स्वरूप रहता है वक्फ कानून का, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के किसान, केरल के किसान जिनकी चिंता थी, उनका समाधान हो पाएगा विनोद जी? लाल जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी है या पार्लियामेंट की अथॉरिटी है कानून बनाने को लेके, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई भी ऐसा नहीं किया है। तो एज ए वक्फ का जब एक्ट कहते हैं, उस एक्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाना या उसको रोकने का जैसा कुछ भी नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों का रिव्यू किया है जी। और जो विकास जी बता रहे थे वही मैं कह रहा हूं कि वो रिव्यू में उन्होंने कुछ प्रोग्राम में प्रावधानों में संशोधन किया है, कुछ पे स्टे दिया है, प्रावधानों को लेके, एक्ट को लेके नहीं। लेकिन ये अच्छी बात है कि जितने आपने साउंड बाइट चलाए हैं उसमें लगभग हर पक्ष के हैं, सरकार के पक्ष में और जो मौलाना थे राशिद वो से लेके और फिरंगी महली, सबने लगभग इसका स्वागत किया है।
अब सवाल तो ये है कि इस देश में जब इतने आप इस वक्फ को लेके भ्रम फैलाए और इतना आग जलाए और इतने बड़े आंदोलन करते करते आप मुर्शिदाबाद तक का घटना हो गया, कई लोग मारे गए, कई लोगों को आप ये किया, आखिर ये करने की जरूरत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कम से कम एक आपको एक दिखाया है कि आप कितने लिमिटेशन तक जा सकते हैं। सरकार ने बाय यूजर्स क्लॉज को, जो एक ड्रैकोनियन कानून 2009 और 2013 के अमेंडमेंट से मिला था, उसको सरकार ने अगर नए एक्ट में हटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत नहीं माना है। बिल्कुल। आपने जो इस चीज को एक भ्रम फैलाते हैं कि ये हमारा ये छीन जाएगा, हमारी मस्जिदें छीन जाएगी, तो ये सारे भ्रम जो है आज के अंतरिम फैसला से आपके भ्रम को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नदारद कर दिया कि आप एकदम झूठ और एक तरह से एक सियासत करते हुए पूरे देश को आंदोलित कर रहे थे। बेशक। अब जो आपने कहा कि केरल के मुनम्बम के जो किसान हैं उनका क्या होगा और बाकी लोगों का क्या होगा, ऐसे मामले हैं। इसमें जो क्लॉज था, इसमें जो एक प्रावधान था डीएम को लाने का, वो सबसे बेस्ट इसलिए बना था उस समय में कि राजस्व के मामले में सबसे बड़े अधिकारी जिला के वो होते हैं और वो एक तरह से डिसीजन ले सकते हैं एक कॉम्पिटेंट अधिकारी के रूप में। उसमें कोई रिलीजन नहीं था, एक कॉम्पिटेंट अधिकारी थे जो राजस्व के मामले में सबसे बेस्ट होता है, डीएम को ही हम लोग मानते हैं। अब ये तो कम से कम है कि उन किसानों के सामने में राहत ये जरूर है कि बाय यूजर्स क्लॉज के नाम पे जो जितने भी ये सारी चीजें हुई है वो कम से कम अब ट्रिब्यूनल के सामने ही होगा, ट्रिब्यूनल ही वो फैसला करेगा, उसके बाद हाईकोर्ट में आएगा। लंबी थोड़ी प्रक्रिया है, लेकिन अब ये है कि कम से कम कोई दावा नहीं बनता जब तक उनका पेपर नहीं हो। तो एक बगैर पेपर का जो एक था चलन बढ़ गया था कि वक्फ ने जहां हाथ रख दिया वो वक्फ की है, कम से कम इस तरह के जो ये पूरे वक्फ के सिस्टम को एक बनाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बंद कर दिया है और एक तरह से उसको भी माना कि ये गैर कानूनी था। अब जब आप बात करते हैं न्याय की, वो न्याय प्रोसेस तो लंबा है उस न्याय पाने में, लेकिन ये है कि अब आज अंतरिम फैसले के बाद जो वक्फ बोर्ड बनेंगे, चाहे सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनेंगे या स्टेट के वक्फ बोर्ड बनेंगे जिसमें 22 और 11 के मेंबर्स होंगे, उनके उसमें बहुतायत होंगे, उनके लोग होंगे, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में होंगे, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं, प्रोफेशनल्स लोग हैं, जिनका सरोकार ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम की बड़ी आबादी को, जो महिलाएं हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके लिए कुछ काम जो भी मंत्री बता रहे थे, अल्पसंख्यक मंत्री बता रहे थे किरण रिजिजू, यही बता रहे थे कि ये एक जस्टिस का था, वक्फ एक जस्टिस का कानून था। आप उसको एक तरह से पर्सनल लॉ बना के कुछ लोगों ने एक तरह से गैंग बना दिया था लैंड माफिया का, जो लालू यादव कह रहे थे, कई बार पार्लियामेंट में भी जिक्र किया था। वो वायरल तो वो कम से कम ये होगा कि आज के इस फैसले से एक राहत मिलेगी और मुस्लिम तबके में बड़े तबके को इससे एक जस्टिस मिलेगा। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि जस्टिस मिलेगी, लेकिन क्या कुछ सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए उनका क्या पक्ष था? कुछ बातें तो हमने सुनी विकास, और दूसरी बात ये कि क्या अब इस मामले में आगे भी कोई सुनवाई होनी है फिलहाल निकट भविष्य में? क्या अगली तारीख कब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इंटरिम ऑर्डर दिया, जजमेंट में इंटरिम डायरेक्शंस पर फैसला दिया है, तो उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में एक सुनवाई होगी। और जो बड़ा बदलाव है, वो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि यहाँ पर कोर्ट ने ये साफ किया है कि जो नई व्यवस्था है आप उसको देखें कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को वक्फ की संपत्ति माना जाएगा। अब यहाँ पर कोर्ट ने साफ कहा है कि जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज मिली भी अगर इस नए कानून के आने से पहले, उनको रजिस्टर कराने के लिए आपके पास 1923, 1995 के कानून थे, जिनके तहत ये कहा गया था कि आप इन प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करवा सकते हैं, और उसमें वक्फ डीड भी नहीं मांगी गई थी कि आप कागज लाइए कि आपको ये किसने दिया है, लेकिन बावजूद इसके ऐसी प्रॉपर्टीज रजिस्टर नहीं कराई गई। इसीलिए अब नए कानून में अगर ये कहा जाता है कि अगर आपको अब ये प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे रजिस्टर करानी है, भले ही आप इसका इस्तेमाल कुछ सालों से कर रहे हो, तो आपको वक्फ डीड भी साथ में देनी होगी। जो प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होगी उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, ये स्पष्ट मानना है सरकार का। और जहां तक केंद्र सरकार की बात करें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पे अपनी दलीलें रखी थी और यही कहा था कि कोई मंशा नहीं है सरकार की कि किसी भी तरह से वक्फ की संपत्तियों का कंट्रोल अपने हाथ में ले। सबसे बड़ा विषय है बेटर मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी। वक्फ की प्रॉपर्टीज रजिस्टर होनी चाहिए, उनका बेटर मैनेजमेंट होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी कहां से आई है, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो सब होने चाहिए। रेवेन्यू आता है,
इनकम रेंट जो आता है वो कहाँ जा रहा है? अगर वो रजिस्टर नहीं है प्रॉपर्टी तो वो कहाँ जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल था कि क्या इसमें करप्शन नहीं है कि अगर आप एक वक्फ की प्रॉपर्टी को यूज तो कर रहे हैं कमर्शियल, आपने उसको किराए पे दे रखा है, आपने उसको लीज पे दे रखा है, लेकिन आपने उसको रजिस्टर नहीं कराया हुआ है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? अल्टीमेटली वक्फ जो क्रिएट होता है, या वक्फ का इस्तेमाल क्या है? वक्फ का इस्तेमाल है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए, बच्चों के लिए, ऑर्फनेज जो हैं, मुस्लिम अनाथालय जो हैं, उनकी फंडिंग के लिए। तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, फंड कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ, इस पर नजर नहीं रखी जा रही है, तो इस सरकार की जिम्मेदारी है कि बेटर मैनेजमेंट और बेटर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और इसी नजरिए से ये पूरा नया कानून लाया गया। विकास, आपसे मैं छोटा सा सवाल और लेना चाह रहा हूं कि आपने अंतरिम फैसले की तमाम जो प्रावधान है वो हमारे दर्शकों को बताए। अब जरा आप अपनी समझ से बताइए कि ये जो अंतरिम फैसले के प्रावधान हैं, इससे जो हम अपनी रिपोर्ट में बात उठा रहे हैं कि इससे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के किसान या देश भर के किसान ले लीजिए, या ऐसे और भी किसान ही नहीं बल्कि और भी मामले, क्या उनकी चिंताओं का समाधान इस फैसले के दायरे में हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल हो पाएगा। अगर ज्यादातर देखिए इसमें प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो विवादित हैं, वो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको रजिस्टर नहीं कराया हुआ है वक्फ बोर्ड ने। तो अब स्पष्ट बात है कि अगर आप उस पर मालिकाना हक जताते हैं, वक्फ बोर्ड उस पर मालिकाना हक जताता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ डीड लानी होगी। डीड मतलब दो लोगों के बीच सहमति। आपको ये जमीन किसने दान दी थी, वक्फ किसने की थी, वो कागज कहाँ है? क्योंकि नया कानून आने से पहले बहुत लिबरल लॉ था लालचंद जी, उसमें ये कहा जाता था कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास वक्फ डीड नहीं है, कोई बात नहीं है, आप हमको सिर्फ प्रॉपर्टी का ब्यौरा बताइए कि ये प्रॉपर्टी कहाँ है, कितने इलाके में है, किस क्षेत्र में है। तो यानी एक डॉक्यूमेंटेशन तब भी हो सकता था आपका। आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ है, इसका एरिया क्या है, इसके जैसे आप सरकारी कागजों में देखते हैं कैसे मेंशन किया जाता है किसी जमीन को। तो लेकिन बावजूद इसके प्रॉपर्टीज बड़े पैमाने पर रजिस्टर नहीं कराई गई हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख है कि आपके पास 95 के कानून से लेकर अब तक 30 साल और 1923 के कानून से लेकर 102 साल समय था रजिस्ट्रेशन कराने का। आपसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जा रहा था, सिर्फ आप यूज कर रहे थे, आपको इन्फॉर्म करना था कि हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी इस जगह पे है। इसीलिए अगर आप उस व्यवस्था में नहीं आए और उसके बाद ये दुरुपयोग जारी रहा, तो सरकार लाने के लिए पूरी तरह आजाद है इस तरह का कानून जिससे ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जाए। तो जिन प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको चैलेंज किया जाएगा, तो बिल्कुल मेरिट्स पर सुनवाई होगी। जिनके पास कागज होंगे उनको मालिकाना हक ट्रिब्यूनल को या हाई कोर्ट्स को देना होगा। ठीक है, अब बने रहिएगा। विकास ने काफी हद तक तस्वीर साफ की विनोद जी, लेकिन एक का इसमें सवाल ये है कि लोगों की एक बड़ी चिंता थी कि सुनवाई तो वही ट्रिब्यूनल फिर से करेगा। आज के अंतरिम आदेश में ये बात आई है कि भाई अंतरिम फैसले में कि सुनवाई तो फिर से ट्रिब्यूनल के पास ही रही, तो कैसे होगा समाधान? लाल जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज विकास बता रहे थे, उसी को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं सरल भाषा में। वो कानूनी बात कर रहे थे कि अब जब जेपीसी में देखिए 30,000 से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जेपीसी से देश के अलग अलग हिस्से में लोगों का मिला था। उसमें हर तरह के लोग थे, उसमें धार्मिक संगठन के लोग भी थे, उसमें जो विक्टिम है उनका भी था, और हर रिप्रेजेंटेशन जो था वो एक तरह से रास्ता दिखाया था इस कानून के लिए कि इस कानून में होना क्या चाहिए था। तो अब ये जब आप इतने रिप्रेजेंटेशन के बाद जब ये एक्ट बना है, तो उसमें तो जरूर सी बात आप रखेंगे कि लोगों की समस्या और उसके समाधान को भी रखा गया है। तो यही बात मैं आपको कह रहा था कि अब तक जो ये वक्फ मुतवल्लियों का वक्फ था, जो हम लोगों ने दर्जनों स्टोरी की है जी, बिहार से लेके आप बंगाल तक में, दिल्ली में, साउथ तक में, ये कुछ मतवल्लियों का जो मुतवल्ली जो है वो खानदान दर खानदान इस वक्त को पूरे कब्जे में रखते थे। जो विकास जी बता रहे थे कि अगर जो राजस्व है, आप सोचिए 9.5 लाख संपत्ति वाला वक्फ में अगर 200 करोड़ से कम का राजस्व है, तो वो वक्फ जो अल्लाह के नाम से दिया हुआ वो दान है। तो आप बताइए उस दान में कितने गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, या बेवाएं जो है उनको कोई भत्ता दिया गया, किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दिया गया, आपने कुछ नहीं किया। तो ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो एक वक्फ के नए एक्ट के लिए वो नेसेसरी हो गया है, तो वक्फ की कोई भी जमीन रजिस्टर्ड होगी और रजिस्टर्ड होगी तो उसके राजस्व को कैसे वो गरीब आदमी, कैसे वो महिलाएं, कैसे वो सारे जो पिछड़े तबके के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके खाते में जाए, ये सब चीजें इस वक्फ एक्ट से एक बड़ी राहत और बड़ी उम्मीद बनी है। बिल्कुल, आपने उम्मीद कहा ना, तो उम्मीद ही उस पोर्टल का नाम है जिस पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ
कि जरूर जो है लोगों की चिंताओं का समाधान होगा, और जो एक बात कही जाती थी कि संपत्तियों का बड़ा खुर्द-बुर्द होता था, उस पर रोक लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए और तमाम बारीकियों को बिल्कुल आम बोलचाल के शब्द में लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और विनोद जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे चलकर हम बात करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर हैं, बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं विकास की, और उसको लेकर के क्या कुछ हलचल मची है बिहार में, इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के बाद, लेकिन एक ब्रेक के बाद। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन से भारत आज दुनिया में टेक्सटाइल हब बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टेक्सटाइल उद्योग को नई गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश को कॉटन कैपिटल बनाने और प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों की समृद्धि के लिए धार जिले के ग्राम भैंसोला में 2063 करोड़ रुपए की लागत से 2158 एकड़ में भारत का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क तैयार किया जा रहा है, जिससे लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से 17 सितंबर को होने जा रहा है। आइए राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। नए जीएसटी से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन जीएसटी ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं और विकास की बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। तो विपक्षी महागठबंधन में जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। तो बिहार के सबसे पिछड़े इलाके सीमांचल में विकास की सौगात दे रहे हैं और नई उड़ान के साथ देश की मुख्य धारा से इस इलाके को जुड़ने का गौरव हासिल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार में हैं और पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही इस इलाके में विकास की बड़ी संभावनाओं ने बिहार की सियासत में एक नई सोच विकसित कर दी है। पीएम मोदी के इस दौरे से बिहार को 36,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है। मिथिलांचल और सीमांचल के 2 एयरपोर्ट ने कोशी के पिछड़े इलाकों को ऊंची उड़ान के सपने को साकार कर दिया है। पूर्णिया एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल के सीमावर्ती इलाके में आवागमन की सुविधा इससे इस एयरपोर्ट से बढ़ने वाली है। साथ ही व्यापार के भी नए रास्ते खुलेंगे। महानगरों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो सीमांचल के लोगों को इन्वेस्टमेंट का बड़ा अवसर भी मिलेगा। लेकिन बिहार में हो रहे इस बड़े बदलाव को महागठबंधन मुंह चिढ़ाने में लगा हुआ है। मानो बिहार की सियासत में विकास का कोई सरोकार ही नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद आरजेडी कांग्रेस से पल्ला छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही है और सीधे पीएम मोदी की विकास योजनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। तो उधर कांग्रेस सहित अन्य दलों की सीटों को लेकर बड़ी मांग के बीच तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक 2 ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने से साफ इनकार कर दिया था। वोट चोरी के नारे को असरदार मान चुके कांग्रेस पार्टी पूरा ध्यान चुनाव आयोग पर निशाना लगाने में लगा रही है। और लेकिन तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि बिहार में सिर्फ आरजेडी का ही फॉर्मूला चलेगा और तेजस्वी ही नायक होंगे। विपक्षी महागठबंधन अपने लिए जिताऊ सीट चाहती है महागठबंधन के दल, लेकिन तेजस्वी ने साफ किया कि सभी सीटों पर उनका ही पहला हक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच अपने इस दौरे में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की भी स्थापना करेंगे। मखाना बोर्ड बिहार के पिछड़े इलाके में किसानों और मछुआरों के लिए वरदान साबित होने वाला है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बाद मखाना उद्योग को
देश विदेश के मार्केट में पहुंचाने में मदद मिलने वाली है। मिथिला क्षेत्र में मखाना सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है, तो जाहिर है कि जीआई टैग मिलने के बाद इसके मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड और निर्यात को भी बल मिलेगा। तो जाहिर है कि इससे किसानों को एक बड़ी आजीविका का साधन उन्हें अपने घर पर ही मिलने वाला है। लेकिन जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि महागठबंधन में कशमकश जारी है और उसी पर आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दावा है कि वो इस बार सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, आगे ले जाने का काम करेगा। तो वहीं पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान का कहना है कि पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं तो बड़ी सौगात देते हैं। जितनी बार प्रधानमंत्री जी आए उतनी बार हजारों करोड़ की राशि की परियोजनाओं को बिहार के लिए समर्पित करके गए, और अब तो बात सिर्फ शिलान्यास तक नहीं है, उद्घाटन भी कई ऐसी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। मैं मानता हूं विकसित बिहार बनाने के जिस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प, उस मुहिम का मजबूती से नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार का लाभ अब बिहार और बिहारियों को दिखने लगा है। तो बिहार को बड़ी सौगात मिल रही है, लेकिन विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर का कहना है कि सौगात देकर दरअसल प्रधानमंत्री बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इस तरह से सौगात देना या इस तरह से घोषणा करना, ये पब्लिक की आंखों में धूल झोंक रहा है और पब्लिक इस बात को समझ चुकी है। बिहार के भी लोग समझ चुके हैं, सीमांचल के भी लोग समझ चुके हैं। तो इस बार ये सर पटक के रह जाएंगे तो भी सत्ता में दोबारा वापस नहीं आने वाले। तो कांग्रेस जो है इसे कह रही है कि ये धूल झोंकने वाला काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जमीन पर क्या सच्चाई है, किस तरह का असर पड़ रहा है इन सभी चीजों का, और फिर दूसरे पक्ष पर इसका क्या असर पड़ रहा है, यानी कि महागठबंधन पर। इसी पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और जयराम विप्लव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत जयराम विप्लव जी। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत संदीप त्रिपाठी जी आपका भी। और विनोद मिश्र जी, हमारे सलाहकार संपादक, यहीं स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी के जरिए ही। विनोद जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं कि लगातार बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, पहले भी इससे कुछ ही दिन पहले गए थे। आज तो बड़ा दिन है, पूर्णिया का एयरपोर्ट हो या फिर मखाना बोर्ड हो या फिर तमाम चीजें हो। और दूसरी तरफ महागठबंधन की दो तरह की बेचैनी। एक बेचैनी तो प्रधानमंत्री अगर विकास का तोहफा दे रहे हैं तो तारिक अनवर साहब कह रहे थे ये तो धूल झोंक रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरी बेचैनी ये कि अलग अलग यात्रा, अलग अलग प्रोग्राम, किसी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाला तो अब दूसरी यानी तेजस्वी यादव अलग यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं 243 सीटों पर पूरा लड़ेंगे। लाल जी, जो अभी हम तारिक अनवर साहब का सुन रहे थे, बहुत पुराने नेता है कांग्रेस के और उसी इलाके से हैं, कटिहार से, और आप कह सकते हैं कि हम लोग भी उसी इलाके से हैं। बिल्कुल। तो वो जो एक डार्क एज के पॉलिटिक्स करने की आदी रहे हैं ये लोग, ये इन लोगों की कल्पना से पड़े हैं कि पूर्णिया से भी उड़ानें होंगी और वो मुंबई से लेके बेंगलोर और हर जगह स्टेट के आप उस उड़ान से आप जा सकते हैं वहाँ के लोग। पूर्णिया के उड़ान से आप ये सोच लीजिए कि पश्चिम बंगाल से लेके बांग्लादेश और नेपाल के सरहदी इलाके में आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने वर्षों के वहाँ का एक सपना कि वहाँ एक एयरपोर्ट होगा और वहाँ से लोगों महानगर का कनेक्शन से लेके इंटरनेशनल फ्लाइट तक उनका एक संपर्क बढ़ेगा। ये कोई सोच सकता था क्या? और उसमें जब आप पूर्णिया एयरपोर्ट देखते हैं तो उसको कहते हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये सब जुमला है, लालू यादव का कम से कम 10 ट्वीट आ गया है। तो वो लोग एक नकारते हैं पूरे डेवलपमेंट को। उस सीमांचल के इलाके से आप देखिए कि लगातार इस चौथा
वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन की शुरुआत हुई है जी। दर्जनों ट्रेन जो है लाइनें वहाँ महासेतु बनने के बाद वो कैसे पूरा एक नज़ारा वहाँ का बदल गया है। तो आप इन सारे चीज़ों को झुठलाते झुठलाते सीधे आप इस पे लाना चाहते हैं कि बिहार की एक तस्वीर जो लोगों ने बनाया है कि पूरे देश और दुनिया में, कि आप उसको चाहते हैं कि वो बिहार ऐसे ही दिखे। आज अगर सबसे पिछड़ा इलाका जो मिथिलांचल और पूर्णिया के तरफ का सीमांचल है, उस इलाके में देखिए प्रधानमंत्री का ये राष्ट्रीय मखाना बोर्ड और ये दो एयरपोर्ट दरभंगा के बाद और ये पूर्णिया का, ये कैसे क्रांति लाने वाला है वहाँ लोकल इन्वेस्टमेंट से लेके और वहाँ के रोजगार और खेती किसानी तक। इसकी कल्पना से शायद उनको ज्यादा सिहरन हो रही है। इसलिए कुछ लोग जो है वो सीधे वो डार्क एज के पॉलिटिक्स में हमेशा वही बात करते हैं कि ये जुमला है, ये सारे चीज़ों है वो शगुफा है। तो वो इन सब चीज़ों को लोगों को जो बता रहे हैं, तो क्या हम आप जैसे लोग जो इस बात के अनुभव ले रहे हैं वहाँ जाके उनको झुठला सकते हैं क्या? कैसे झुठला सकते हैं? आप तो प्राय दरभंगा एयरपोर्ट जाते रहते जाते हैं, रहे उसका फायदा भी उठाते हैं, तो कैसे झुठला देंगे? लेकिन झुठला तो रहे, झुठला रहे तारिक अनवर साहब। संदीप त्रिपाठी जी, आखिर भाई यह जब देखिए कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पूर्णिया को अगर एयरपोर्ट मिल रहा है, बिहार को अगर मखाना बोर्ड मिल रहा है, तो आंखों में धूल कहां से झोंका जा रहा है ये हमें समझ में नहीं आया। थोड़ा इसको समझाइए हम लोगों को। सबको राम कसम है, झूठ कोई नहीं बोलेगा। पूर्णिया का एयरपोर्ट कब बना? कब बना पूर्णिया का एयरपोर्ट? आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है। राम कसम है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। आपने कसम तो दे दी, लेकिन आवाज राम कसम है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, कसम दे सर दी। 1940 से वो एयरपोर्ट बना हुआ है। हाँ, और वो वैसा ही एयरपोर्ट हमारे भागलपुर में भी बना हुआ है। हर जिले में है, मधुबनी में है। सुनिए ना सर। हाँ बोलिए बोलिए। अरे सुनना, यही कह रहे हैं ना, 1940 से वो एयरपोर्ट है। सिर्फ आपने किया क्या, एक उड़ान योजना के तहत आपने पहले वो एयरफोर्स के पास था, आपने उसको जगह के लिए खोल दिया। क्या मतलब बाबू हमरे बिल्डिंग बनाए रहे हैं और तू आए के हम कार्यालय खोल रहा है, उसके बाद कहता हम बनाए। मतलब मूर्ख बनाने का धंधा नहीं है तो क्या है? ये इसी को कहते हैं आंख में धूल झोंकना सर। अच्छा। इसी को कहा जाता है आंख में धूल झोंकना। अब आते हैं सर मखाना बोर्ड पर आ जाइए, वो भी आपने बना ही दिया था। अब आते उस पे भी आते हैं, उस पे भी आते हैं सर। बड़ी मजेदार बात। और सर अभी मैं थोड़ा सा रोकता हूँ आपको। जिस एयरपोर्ट पर आप कह रहे थे ना धूल झोंक रहे हैं, देखिए उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। उसी की तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। नागरिक उड्डयन मंत्री भी साथ में हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ में दिखाई पड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हैं, सम्राट चौधरी हैं, और ये तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया के इस हवाई अड्डे का फीता काटकर उद्घाटन किया है। फीता खोल कर कहिए, क्योंकि आजकल जो है काटने के बजाय फीता को खोला जाता है उद्घाटन के लिए, काटने के बजाय। तो काटने के बजाय फीते को खोल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। साथ में मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, बिहार के राज्यपाल भी हैं, सभी साथ में मौजूद हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं, और प्रधानमंत्री ने ये एक और सौगात बिहार के लोगों को, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे थे ना, सीमांचल बिहार का जो इलाका है उसमें पूर्णिया एक महत्वपूर्ण शहर है, और पूर्णिया जो है उसकी कनेक्टिविटी भी आप देखिए तो गंगा के इस पार भी और उस पार भी अच्छी कनेक्टिविटी है पूर्णिया की। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उस पूरे इलाके को मिलने वाला है। और जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि बिहार में पटना एयरपोर्ट है, दरभंगा एयरपोर्ट है, और अब ये पूर्णिया एयरपोर्ट। तो क्या होगा कि सीमांचल का इलाका और जिसे अंगिका वाला इलाका कहते हैं, उस इलाके में इसका फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि एयरपोर्ट और ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। इससे पहले उस इलाके के लोग, बहुत सारे लोग देवघर एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते थे, अब पूर्णिया एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि आप बिहार के अगर भूगोल को देखें तो पूर्णिया का जो लोकेशन है, जहाँ पर पूर्णिया है, उसके आसपास के लोगों को हवाई अड्डे जाने में देर लगती थी, दूरी होती थी। अब वो समय भी कम हो जाएगा, दूरी भी कम हो जाएगी।
और लोग पूर्णिया के एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे और देश विदेश, बल्कि पूर्णिया से फिलहाल तो देश के तमाम बड़े शहरों के लिए उड़ानें रहेंगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहा करते हैं कि उनका सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जा सके, तो उसके लिए उड़ान योजना, ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत देश में हवाई अड्डों की संख्या को 2 गुनी से भी ज़्यादा कर दिया गया है। और जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, आप उसके कारोबार को भी देखें तो उसमें बहुत बड़ा उछाल आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जोर रहा है और उसी के तहत आज पूर्णिया के इस नए हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। उसी की तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर थे, अब बिहार के दौरे पर हैं। आज बिहार को बड़ी सौगातें दे रहे हैं। करीब 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को दे रहे हैं। और उसी में से एक बड़ी परियोजना जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ये फीता खोलकर किया है, पूर्णिया का नया हवाई अड्डा। और साथ ही जिस बात की बहुत चर्चा हमने भी की है, बिहार के लिए मखाना बोर्ड का गठन, आज उसकी स्थापना भी हो रही है। इसी बार बजट में इसका खास तौर पर प्रावधान किया गया था बिहार के लिए मखाना बोर्ड का, तो उससे जुड़ी खबरें, उससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं पूर्णिया के नए एयरपोर्ट के उद्घाटन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, सभी लोग मौजूद हैं और पूर्णिया का एयरपोर्ट उद्घाटन किया गया है। और अब आम लोग इस नए नवेले हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी आवागमन के लिए। तो नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है। बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की कई बड़ी परियोजनाएं दे रहे हैं। उसी क्रम में सीमांचल का जो ये इलाका है, पूर्णिया से सटे हुए कुछ जगहों का अगर मैं नाम लूं, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से नज़दीक भागलपुर भी है, वो कटिहार है, ये सभी पूरा का पूरा इलाका जिसके लोग पूर्णिया के इस नए एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे, उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना। आवागमन के लिए देश के कोने कोने में जा पाएंगे पूर्णिया के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है अपने बिहार दौरे के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विकास की कई तोहफे, कई उपहार दे चुके हैं और उसी क्रम में आज भी 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। लेकिन ये जो पूर्णिया का हवाई अड्डा है, इसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, ये शिलान्यास नहीं है, ये बन के तैयार है। अब ये आम लोगों के इस्तेमाल के लिए हवाई अड्डा रहेगा, जिसका इस्तेमाल आम लोग कर पाएंगे और बहुत जल्द इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोगों को आवागमन में इससे काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की ख़ास बात ये कि बिहार के लोगों को, ख़ास तौर पर सीमांचल के आसपास के लोगों को बहुत बड़ी सौगात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज बिहार के दौरे पर हैं, ये प्रधानमंत्री जी का 3 हफ्ते में दूसरी बार बिहार का दौरा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर लगातार जा रहे हैं, लगातार विकास की परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। और उसी क्रम में आज भी 36,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। आज 4 ट्रेनों को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं, जैसे कि
जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उनमें हमने आपको बताया कि ये पूर्णिया एयरपोर्ट का आप देख ही रहे हैं कि नए टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इसके अलावा जो मखाना बोर्ड है उसकी स्थापना होगी, वो भी एक बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार का। इसी बार बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले का ऐलान किया था, जो कि बिहार के लिए, बिहार के किसानों के लिए, आम लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मखाना बोर्ड के गठन के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि जो मखाना कारोबार है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो हम लगातार जो प्रधानमंत्री के दौरे हैं उससे जुड़ी खबरें आपको दिखाते ही रहेंगे और उसी पर आज ये चर्चा भी कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव जी के पास मैं नहीं जा पाया था, जयराम विप्लव जी के पास सीधे चलते हैं। जयराम विप्लव जी, लगता है जयराम विप्लव जी फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, आगे चलकर जुड़ेंगे। फिलहाल विनोद जी से जोड़ते हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री के हमने उद्घाटन की तस्वीरें दिखाई, पूर्णिया का एयरपोर्ट, निश्चित तौर पर अब हम कह सकते हैं कि अगर आपके घर के पास एयरपोर्ट था तो अब शायद हमारे घर के भी काफ़ी पास में ये नया एयरपोर्ट मिल रहा है सीमांचल के लोगों को और उस इलाके के लोगों को। मैं अभी कह रहे थे हमारे त्रिपाठी जी कि आप कसम भी खिलवा रहे थे। आज तो शुरुआत ही वैसे की है। हाँ। देखिए, सवाल ये नहीं है, अभी आपको इसी कसम खिलवा के अगर हम ये बता दें कि कसम लेके बताइए 10 साल तो वही बेचारे लालू यादव का पूरा सपोर्ट लेके आप यूपीए के शासन में थे, तो वो पूर्णिया क्यों नहीं ऑपरेशनल में हुआ? उसके पहले अपना भी तो शासन था इतने लंबे रहे थे। वो दरभंगा जो है, उस दरभंगा एयरपोर्ट से आज आप देखिए त्रिपाठी जी, आपको माने कम से कम आप यकीन नहीं कर पाएंगे, स्टेट के अगर रूप में लीजिए तो आज दरभंगा और ये पूर्णिया का जो ट्रैफिक है आप देखेंगे कि महीने 2 महीने में पूर्णिया जो है वो सबसे बड़ा वहाँ बनने वाला है एयरपोर्ट के ट्रैफिक में। वहाँ 10 से ज़्यादा आप देखेंगे कि एयर फ्लाइट का हर कंपनी वहाँ देने के लिए तैयार होगी, क्योंकि वो जिस इलाके में है न त्रिपाठी जी, अगर आप कल्पना कीजिए कि इससे पिछड़ा इलाका हो नहीं सकता। वो पूरा बंगाल के बॉर्डर से लेके और आप कहिए कि नेपाल के बॉर्डर और आप मिथिला के उस क्षेत्र में कहिए तो सबसे पिछड़ा इलाका वही सीमांचल है। उस सीमांचल को लोग इग्नोर अभी तक राजनीतिक रूप से इसलिए करते रहे कि यहाँ पे है क्या। वहाँ 90% अभी भी पलायन के दृष्टि से लोग वहाँ पीड़ित है। आप पूरे उस सीमांचल के में अररिया से लेके और पूर्णिया और किशनगंज से कटिहार तक आप उन इलाकों में चले जाइए, कभी आप जाइए वहाँ, वो आप देखिए वो हालत 90% वहाँ लोग पलायन कर चुके होते हैं या पलायन करते हैं। वहाँ अगर ये डेवलपमेंट की सौगात है तो वो उनको भरोसा देता है। ये रिवर्स माइग्रेशन की बात आप सुनते होंगे तो आप चौंक जाएंगे, वहाँ लोग आके अपना अब कारोबार करने लगे हैं। आज आप सोचिए कि जिस जगह से ये एयरपोर्ट का आज शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत हुई है, पीएम ने जो अभी रिबन का वहाँ पे खोला है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ जो रिवर्स माइग्रेशन है वो कितना बड़ा एक कामयाब बनने वाला है। वो सिर्फ उस इलाके में नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली ये भी समझने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा सीटें आपके महागठबंधन को उसी इलाके से मिलती है। एनडीए को वहां सीटें कम मिलती है, चाहे वो जो भी वजह हो, लेकिन वो आप दरियादिली देखिए सरकार की कि उन जगहों पे भी काम और प्रोग्रेस और विकास की योजनाओं को ले जाती है सरकार, जहां उनको पता है कि वोट मिले ना मिले। तो ये एक डेवलपमेंट का है। पूर्णिया में अभी आप देखिए कि बीजेपी के वहां सांसद नहीं है, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी ने वहां किया है नए टर्मिनल का उद्घाटन। तो मैं राजनीति से अलग बात करता हूं, राजनीति आप करिए, आपके तारिक अनवर साहब बोले कि ये सब बकवास है, लेकिन लोगों का जो एक सपना साकार हो रहा है रिवर्स माइग्रेशन के लिए, आप मखाना बोर्ड का देखिए, तो इन सब चीजों को तारीफ करनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं एक बार कसम लेके आप कर ही दीजिए। और ये भी बताइएगा, अभी विनोद जी ने ये बात बोली अभी कि आप 10 साल तक 10-15 साल आरजेडी के साथ सत्ता में रहे, उसके पहले दशकों तक आपकी वहां पर सरकार रही, दे देते हैं ऐसी फैसिलिटी लोगों को एयरपोर्ट की, बताइए। अब देखिए दशकों तक की अगर बात करेंगे तो वहां आज भी जूट मिलें हमारी बनाई हुई आज भी 20 साल में न लालू जी चालू कर पाए और ना नीतीश जी की सरकार और भाजपा की सरकार 20 सालों से वो चालू कर पाई। हमारी अगर आप पर्सनली कांग्रेस की बात करेंगे तो सच्चाई है। अब रही बात मखाना बोर्ड की, मखाना बोर्ड क्योंकि मैं एक जानकारी आपको बिल्कुल होगी, हो सकता है कि आप उसको दर्शाना न चाह रहे हो, इसके पहले भी सर तथ्यात्मक रूप से रखिए ना। हाँ सर, कांग्रेस ने वहां, हाँ सर, वहाँ कांग्रेस ने वहां पर मखाना रिसर्च सेंटर बनाया था
और दरभंगा में ही उसकी ऑफिस थी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मखाना बोर्ड आपने 23 में घोषणा की और अभी 25 में बजट में आप देते हैं पैसा, इसलिए कि चुनाव है। अगर आप सचमुच चाहते हैं तो दरभंगा से हटा के सीमांचल के किसी और जिले में रख दीजिए। आप कांग्रेस की बनाई हुई ऑफिस में बैठ जाइएगा और फिर कहिएगा ये बोर्ड बन गया, बोर्ड बन गया। और अभी बात आई ना कि वो चलेगी, प्लेन चलेगी, हवाई जहाज, कुशीनगर से भी चल रही थी विनोद जी हमारे यहाँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव था, चाचा टू जो उद्घाटन किए थे। अभी पल्लव जी आ गए हैं, वो जवाब देंगे आपका। अब सुनिए, एक भी रनिंग नहीं है, सारे बंद पड़े हैं, एक भी हवाई जहाज नहीं जाती है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 4 एयरपोर्ट की उद्घाटन किए थे। दरभंगा तो चालू हो गया। अब सुन लीजिए सर, चालू हो गया ना, चुनाव तक चलेगा। धैर्य रखें, हम क्या कर रहे हैं। दोगुने से ज्यादा एयरपोर्ट चल रहे थे। दो मुद्दे लाल जी उलझाइए मत, समय कम है। दो विषय, 2 मंत्री अभी आपने चिराग पासवान जी को, जयराम विप्लव जी आपके पास आ गए जवाब देने के लिए। हाँ 10 सेकंड गिरिराज जी को आपने दिखाया। गिरिराज जी टेक्सटाइल मिनिस्टर है। अभी मुझे आपके डिबेट में बैठा तो मध्य प्रदेश का एक विज्ञापन चल रहा था कि वहां पर एक जो है पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन 17 तारीख को होने जा रहा है। 7 टेक्सटाइल पार्क इस देश को दिया गया। मंत्री बिहार का, और टेक्सटाइल जो है पार्क बनेगा मध्य प्रदेश में, गुजरात में। बिहार में अगर 3 लाख रोजगार आपके विज्ञापन में चल रहा था। ये मखाना बोर्ड गुजरात में थोड़े ना बन रहा है, मखाना बोर्ड तो बिहार में ही बन रहा है ना जी। रुकिए जयराम विप्लव जी बताइए, ये जो है पूर्णिया का नया एयरपोर्ट, रुकिएगा संदीप जी जवाब लेता हूँ। पूर्णिया का नया एयरपोर्ट और मखाना बोर्ड वगैरह बना के आप लोग आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जयराम विप्लव जी बताइए। तो सुविधा होगी। बोलिए जयराम विप्लव जी। मैंने सुना, हाँ आप ध्यान से जरा सुनिए। लेकिन देश में मशहूर है, सुन लीजिए। आप सुनिए ना, आप सुनिए है ना। आप अपना प्रवचन जरा कम करिए, आपका समय बहुत मिला, शांत रहिए। 2500 करोड़ का ब्यौरा दे दीजिए। आप सुनिए ना, जयराम विप्लव जी आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ले लीजिए। जवाब ले लीजिए। अब 1500 करोड़ ये है, जवाब दीजिए। जवाब जयराम विप्लव जी का जवाब। जो मीडिया मैनेजमेंट करना, अब आप रुकेंगे तब वो जवाब दे पाएंगे। आप रुकेंगे तभी ना जवाब दे पाएंगे, नहीं तो सिर्फ सवाल आता रहेगा। वो ब्यौरा बता दीजिए कि ये त्रिपाठी जी हो गया आप उनको भी बोल लेने दीजिए, जवाब देने दीजिए। जवाब हाँ बोलिए। डीजे कमेंट कर रहे थे इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा नहीं है। अरे भैया जवाब आएगा, कहते हैं थोड़ा शांत हो जाइए। उसके हम लोग काफी देर तक हैं अभी इस पे। अरे भाई लाल जी मैं अपनी बात रखूं। बताओ कि 100 करोड़ ये दे रहा हूँ, 100 करोड़ ये दे रहा हूँ, फुल वाली का गरीब फोड़ दो। क्या तरीका है भाई, वर्सेस क्यों लगाया आपने? मैं एक अपनी बात को अगर बिना रुकावट के नहीं रख सकता हूँ तो मुझे इस प्रकार की बात में भाग लेने का शौक नहीं। धन्यवाद। बात कर रहे हो। अच्छा जयराम विप्लव जी, जयराम विप्लव जी का आप जवाब सुनिए। ये बताइए बोलिए क्या तरीका है ये, जवाब दीजिए। पूरी जल बताएंगे। हो गया त्रिपाठी जी, आप एक बार आप तो एकदम बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बिना मतलब का फिर हमें आवाज कम करवानी पड़ेगी तभी वो बोल पाएंगे। निजी कमेंट कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं जवाब आए। कमाल है भाई। बोलिए जयराम जी, आप कमाल करिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी एक चीज तो मोदी जी ने कर दी है, उसके लिए तिलमिलाहट बखूबी होना लाजमी है। जो मांग लेकर के विपक्ष लगातार किसी भी जगह पर काम करता है, उन सब मांगों को जो दशकों से लंबित मांगे हों उसको लगातार पूरा करना, कागज पर ले आना, मंत्रिमंडल में घोषित करना, फिर उसका शिलान्यास करना और फिर उसका उद्घाटन कर देना, ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट इसका जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज ये बात कर रहे हैं कि चुनाव तक चलेगा। अरे भाई ये दरभंगा के लिए भी यही कहते थे कि केवल 2024 के चुनाव तक चलेगा। दरभंगा में लाखों यात्री जा रहा, रिकॉर्ड टूट रहा है। आज स्थिति ये है कि जो भी दर्शक आपके सुन रहे होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता को, उन्होंने साफ एक चीज कहा कि जो काम हमने किया था ना वो 20 वर्षों में 15 वर्षों में लालू जी नहीं कर पाए। ये बताना भूल गए या इनको जानकारी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास पढ़ ले। कांग्रेस भी लालू प्रसाद के उस सरकार में सहयोगी पार्टी रही है। तो लालू प्रसाद के प्रत्येक पाप का, प्रत्येक कुकृत्य का, हर एक अपराध का, हर जंगल राज का
भागीदार और उसका हिस्सेदार रही है कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस किसी भी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का शासन है, नीतीश कुमार जी का शासन है, कानून और व्यवस्था भी टाइट है। बार बार बोलिएगा तो वो कैसे बोल पाएंगे? सरकारी नौकरी मिली, 39 लाख युवाओं को रोजगार हमने दिया, सड़कें चमका लगातार बोले जा रहे हैं तो कैसे उनकी आवाज आएगी? बताइए, बोलिए बोलिए। क्या तरीका है भाई? अच्छा ठीक है, मैं एक ब्रेक के बाद ठीक है भाई, एक ब्रेक के बाद बढ़िया से लौटते हैं, फिर अब एक बढ़िया से बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसके तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए चलाई जाएगी विशेष मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि आज जो है हम आपको ये भी बताने वाले हैं, चलते चलते ये बता देते हैं कि 22 सितंबर से क्या कुछ आपको राहत मिलने वाली, बड़ी राहत मिलने वाली है। शून्य जीएसटी के बारे में तो पहले बता ही दिया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 18% से घट के 5% पर आ गई। आज उसके बारे में बता रहे हैं कि घटी हुई जीएसटी वाला त्योहारी उपहार मिलने वाला है सभी लोगों को। आम लोगों को त्योहारों के मौसम में मोदी सरकार का बड़ा उपहार। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में बड़ी कमी आने वाली है। और ये चीजें कौन सी हैं? सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक की चीजें हैं। इस पर बड़ी राहत मिलने वाली है। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, तो आम लोगों के इस्तेमाल की जो ज्यादातर चीजें हैं उस पर अब या तो शून्य जीएसटी यानी कोई जीएसटी नहीं, या नहीं तो सिर्फ 5% जीएसटी। जीएसटी सुधारों पर कंपनियों ने भी जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई है। आम उपभोक्ता तक छूट को पहुंचाने के लिए सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं। 2500 रुपए तक के जो कपड़े जूते हैं, अब उस पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगी। इसके साथ ही पनीर, साबुन, शैम्पू, इस तरह की जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर भी या तो शून्य या सिर्फ 5% जीएसटी। तो आप समझ सकते हैं कीमतों में कितना अंतर आ जाएगा। इसके साथ ही जो 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा है उस पर जीएसटी से पूरी तरह छूट। टर्म इंश्योरेंस, उस पर भी जीएसटी में पूरी तरह से छूट। और 3 सितंबर को इन सभी चीजों का फैसला जीएसटी परिषद ने लिया था, इस सुधार का फैसला लिया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से इसका ऐलान किया था, जो अब लागू हो रहा है। तो पूरे देश के लोगों और विशेष रूप से व्यापारी वर्ग ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर संतोष और खुशी जताई है। इससे आम उपभोक्ताओं को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अभी आगे त्योहार का सीजन आ रहा है, जिसमें जो भी खरीदी होगा उसमें सब में टैक्स कम होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी लोगों को, आम जनता को इसमें फायदा मिलेगा। अभी तो जीएसटी में हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने जो सुधार किया है और जो नई जीएसटी ला रही है, इससे सबसे पहले तो हमारी जो जनता है, जो हमारे उत्पादक हैं और आम जो उपभोक्ता हैं, उनको बहुत फायदा होगा। क्योंकि जीएसटी की दरों को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, सरलीकरण किया है। और सरलीकरण से अब यह होगा कि जो आने वाले समय है उसमें हमारा उत्पादन बढ़ेगा। जीएसटी दरों में कमी होने के कारण रोजमर्रा की जरूरतों के सामान कीमतें घटेगी, जिससे उपभोक्ताओं को, आम जनता को भी बहुत फायदा पहुंचेगा। और व्यापार जगत के निर्णय व्यापार को प्रोत्साहन देगा। इससे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग जो होते हैं उनको मजबूती मिलेगी, रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तो इस बार त्योहारों में खूब जमेगा रंग सस्ती चीजों के साथ, क्योंकि जीएसटी में सुधार है और इस सुधार से मिला हुआ
बड़ा उपहार है। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।